बच्चों नमस्कार। आप सभी का फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम आपके स्कूल स्तर पे हो रहा है और हमारे सामने आ चुका है गणित का फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम क्लास 9 का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। तो आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही जो उत्तर है, आखिरकार इसका उत्तर क्या होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से क्लास मिला करे। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि यह फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2023-24 के लिए क्वेश्चन पेपर है और आपका गणित का पेपर होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि इसका बिल्कुल सही उत्तर क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले साथियों आपको बताना चाहेंगे कि इस प्रश्न पत्र में आपको 1 से लेकर के 60 तक आपको ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जिसमें से मात्र आपको 50 प्रश्न का ही जवाब देना है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रश्न है और इसका बिल्कुल सही से उत्तर क्या होगा। तो साथियों, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न है वह प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि पाई 5 पाई कैसी संख्या है। अब हम लोग तो वैसे जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, तो पाई में अगर 5 से गुणा कर दिया गया है यानी कि पूरी संख्या भी हम लोग का अपरिमेय हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप जाकर के उसे फटाफट से टिक करके चले आएंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। सेकंड नंबर प्रश्न कह रहा है कि 2.5 कैसी संख्या है। अब देखो 2.5 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2.5 और बट्टा यहाँ पे इसको दशमलव हटाते हैं तो क्या लग जाएगा, नीचे 10 लग जाएगा। यानी कि 25 बटा क्या हो गया, 10 आ गया। यानी कि इसे हम लोग क्या लिख दिए, तो पी बट्टा क्यू के रूप में लिख दिए। यानी कि हम लोग क्या हो गया, ये एक हम लोग का परिमेय संख्या हो गया। यानी कि ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जिसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां पी और क्यू पूर्णांक हो और क्यू बराबर नहीं हो 0। ओके साथियों, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि 50 कैसी संख्या। अब देखो ये बहुत ही जबरदस्त प्रश्न पूछा गया। अब देखो 50 की बात करते हैं तो 50 एक परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि इसे 50/1 लिख सकते हैं हम लोग, तो ये परिमेय हो जाएगा। ये आपका पूर्णांक भी है और ये आपका पूर्ण भी संख्या हो जाएगा। यानी इनमें जो सभी ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखिए प्रश्न कह रहा है कि 11/6 जो है का दशमलव रूप क्या होगा। अब देखो 11/6 का दशमलव रूप ज्ञात करने के लिए काफी आसान तरीका है। इसको कैसे ज्ञात किया जाता है, सबसे पहले आप क्या करो कि 6 में आप 11 से मतलब कि भाग दे दो। ठीक है, तो 6 बार में 1 बार में जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। कितना आएगा, तो 6 5 11 होता है, यानी कि आपका 5 हो जाएगा। कुछ नहीं तो यहाँ पे दशमलव लगा के इसको 0 बैठा देंगे हम लोग। अब हो गया 50। अब कितना होता है, तो आपका ये हो जाएगा 8 6 48, यानी यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो गया हम लोग का 48। फिर यहाँ पे कितना निकला सर, 0 निकला। अब क्या होगा सर, 20 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसके पास क्या होगा, कितना बार में जाएगा, 6 3 18, यानी कि 3 बार में जाएगा, हो जाएगा 18। फिर देखो यहाँ पे 2 आ गया, यानी कि फिर 20 आ गया, यानी कि 0 हम लगाएंगे। अब यानी कि ये जो है हम लोग का ये बार बार प्रोसेस जो है वह आते जा रहा है। यानी कि हम लोग क्या आ रहा है 1.83 आएगा। यानी कि ऑप्शन देखो ए नंबर में दिया गया है, इसलिए आपको ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि √3 का दशमलव प्रसार कौन है। अब देखो √3 का जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है 1.7320 होता है। अब देखो इसमें सब में वही दिया गया, 1.73 डॉट दिया गया है, 1.732 डॉट दिया गया और यहाँ पे दिया गया 1.7320 डॉट। तो इसका ये देखो ये सभी का सभी आंसर सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये ऑप्शन केवल सी पे ही टिक मत करना, क्योंकि अगर यहाँ पे डॉट नहीं रहता तब ये आंसर गलत होता, तब ये ऑप्शन गलत होता। लेकिन ये डॉट दिया गया है, इसका मतलब है कि इसके आगे आने वाली भी संख्या होगी, है ना। तो इसलिए ये संख्या कौन होती है, ये होती है। यानी कि इसका बिल्कुल जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, अगला देखो, अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है कि पाई का दशमलव प्रसार क्या होता है। अब देखो साथियों, जो पाई का दशमलव प्रसार होता है वो आप लोग तो सब बच्चे जानते हैं कि एक तो हम लोग पाई को 22/7 के रूप में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पाई को एक बार तो 22/7 के रूप में लिखते हैं, और पाई का एक जो होता है हम लोग का वो क्या होता है कि 3.1414 होता है, इस तरीके से। यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया वो ए नंबर हम लोग का बिल्कुल राइट जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग को साथियों कह रहा है, यहाँ पे बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार इनमें से कौन सा होता है। अपरिमेय संख्या का देखो, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार की यदि हम बात करते हैं तो बिल्कुल ही इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा कि अशांत अनावर्ती होता है। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए, नहीं तो आपको आगे से क्लास वीडियो नहीं मिल पाएगी और आपको पीडीएफ वगैरह कैसे मिलेगी ये सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर भी कैसे मिलेगी। अगला प्रश्न देख सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि अशांत आवर्ती इनमें से कौन है। देखो अशांत आवर्ती पूछ रहा है, अशांत आवर्ती का मतलब हो गया कि वो संख्याएं दो यानी कि बार बार रिपीट होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पे परिमेय पे टिक करना, ये आपका परिमेय होगा, ऑप्शन बी। ओके, अगला प्रश्न पूछा गया है कि दो पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक नहीं हो सकते हैं। देखना ध्यान से देखना, कह रहे कि दो पूर्णांकों के बीच कितने पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, तो सीमित पूर्णांक नहीं हो सकते हैं, यानी ऑप्शन हम लोग का सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पे कि इनमें कौन सबसे छोटा संख्या का
यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे क्या है, परिवार है। अब देखो सबसे छोटा, अब देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन बना हुआ है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन से बना हुआ है। हालांकि इसका आंसर आपका सी नंबर होना चाहिए। क्या, पूर्णांक पूर्ण संख्या, क्योंकि जीरो को सम्मिलित करने पर संख्या हम लोग क्या, प्रकृत संख्या में अगर जीरो को सम्मिलित करते हैं वो संख्या क्या होती है, हम लोग को पूर्ण संख्या होती है। तो ऑप्शन आपका सी होनी चाहिए, थोड़ा सा कंफर्म नहीं है। चलिए उससे कोई दिक्कत नहीं, आपको 60 में 50 बनाना है, क्योंकि 3-4 क्वेश्चन ऐसे भी इस पेपर में गलत ही दे दिया है। कौन कौन दिया है वो भी आप जान लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक पूर्णांक होता है। तो साथियों जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो ध्यान देना, वो परिमेय भी होता है, प्रकृत भी संख्या होता है, पूर्ण भी संख्या होती है, यानी कि इनमें से जो सभी है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, अगला कह रहा है कि बहुपद 2x² + 5x³ + 6 का घात क्या होगा। अब देखो साथियों, घात वो होता है जो सबसे ज्यादा पावर के रूप में दिख रहा हो। तो यहाँ पे 2, 3 में सबसे ज्यादा क्या है, 3 ज्यादा है, यानी कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि किसी बहुपद में अचर पद का घात क्या होता है, अचर पद का। अब देखो अचर पद का घात क्या होता है साथियों, 0 होता है, यानी कि क्या, यानी कि उसका घात ही नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आपका ए नंबर हो जाएगा। अगला है कि रैखिक बहुपद का घात क्या होता है। देखो रैखिक बहुपद का तो आपको बार बार हम बताते रहते हैं कि सर रैखिक बहुपद का जो घात होता है वो क्या होता है, याद करके रखना, वो आपका 1 होता है, जो कि इसमें से ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम लोग का डी हो जाएगा। अगला है कि बहुपद में चर घातों घात कैसी संख्या होती है। देखो बहुपद में चर घातों की संख्या कैसी होती है आपको बताना है, तो वो आपका होती है पूर्ण होती है, यानी ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का कह रहा है 16 नंबर की बहुपद के शून्यकों की संख्या किसके बराबर होती है। तो बहुपदों में जो शून्यकों की संख्या होती है बहुपद के घात के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला प्रश्न पूछ दिया गया है आप सभी से कि बहुपद 2x³ + 5x² + 3 में x² का गुणक, यानी x² का गुणांक कहने का मतलब हो गया कि x² में किस संख्या से गुणा किया गया। तो देखो तो x² में किससे गुणा किया, 5 से, यानी कि 5 आपका जो होगा वो सही जवाब हो जाएगा। अगला देखो, इनमें बहुपद कौन है। अब देखो बहुपद वही होता है जिसका चर का घात क्या हो, धनात्मक होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसमें x में क्या है, ये पावर माइनस में है, ये भी करेंगे तो हम लोग का माइनस में आ जाएगा, और इनमें से कोई तो होगा नहीं, तो यानी कि हम लोग का देखो ये चर का घात क्या है, धनात्मक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें बहुपद कौन नहीं है। अब देखो यहाँ पे बहुपद कौन नहीं है, यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया 4 ऑप्शन में से, इस 4 ऑप्शन से आपको बतानी है, तो देखना ध्यान से। ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, ये भी आपका बहुपद है, एक चर में बहुपद है ये, और ये देखो ये बहुपद नहीं होगा, क्यों, क्योंकि x + 1/x है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे साथियों तो हम लोग को होगा क्या कि ये माइनस में चल जाएगा इसका घात, तो माइनस में तो होता नहीं है। अब चलो, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि 4x/y/z में पदों की संख्या कितनी है। अब देखो इसमें पद की संख्या बतानी है, तो इसमें पदों की संख्या कितनी है, देखो 1 2 3 4, ये 4 पद है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर डी नंबर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ चुके हैं, और आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, लाइक देखो, लाइक तो करना बनता है ना। इतनी जबरदस्त तरीके से आपको बताया जा रहा है, क्वेश्चन पेपर लेकर के आपको सॉल्व कराया जा रहा है, जिससे कि आपको किसी प्रकार की दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपके लिए बेहतर से बेहतर हम कर सके। अगला प्रश्न देखो यहाँ पे कह रहा है कि 21 नंबर कि x + y + z इनमें से कैसा बहुपद, मतलब ये कौन सा बहुपद है, कैसा बहुपद है, ये आपको बतानी है। तो इसका राइट जो जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ये त्रिपदी बहुपद है। कितने बहुपद है, ये त्रिपदी बहुपद है, यानी कि इसमें 3 पद है। ओके, अगला प्रश्न कह रहा है कि 22 नंबर प्रश्न है कि 2x - 6 का शून्य क्या होगा। अब देखो शून्य ज्ञात करने के लिए हमने कई बार बताया, देखो कोई भी क्वेश्चन दिया गया जैसे कि 2x - 6 दिया है तो बराबर 0 कर लेना, 2x और ये माइनस में दूसरी जगह प्लस में हो जाएगा, तो x बराबर क्या आएगा 3 दूनी 6, यानी कि x बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि देखो 3 कहाँ है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। देखो आमतौर पे बहुपद की यदि बात करते हैं तो बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे एक घात वाले बहुपद होते हैं, द्विघातीय बहुपद होते हैं, त्रिघातीय बहुपद होते हैं, पदों के आधार पर भी अलग अलग प्रकार के बहुपद होते हैं। लेकिन सिंपल से इसमें पूछे कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे फाइंड नहीं कह सकते। हाँ, एक कह सकते हैं कि एक चर बहुपद होता है, एक अचर बहुपद होता है, तो उसके अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए हो सकती है। ठीक है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं देनी चाहिए, उसे कोई नहीं। चलो अगला प्रश्न कह रहा है कि 5x² का विजातीय पद इनमें से कौन है।
अब देखो विजातीय पद यहाँ बतानी है, 24 नंबर प्रश्न। अब देखो विजातीय पद का मतलब हो गया कि एक्स स्क्वायर के रूप में कौन जो है वो नहीं दिया गया है। तो देखो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे 5x है, बाकी सब में तो एक्स स्क्वायर ही है, तो इसलिए हो जाएगा करेक्ट। कि अगला क्वेश्चन कि नियामक का दूसरा नाम क्या होता है। अब देखो जो नियामक होता है ना, नियामक का दूसरा नाम साथियों निर्देशांक होता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है 16 नंबर कि तल में किसी बिंदु की कितने निर्देशांक होते हैं। देखो तल में किसी बिंदु के अगर निर्देशांक की हम लोग बात करते हैं तो तल में किसी बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो 2 होते हैं, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखो 27 नंबर कह रहा है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष किसी तल को कितने भागों में बांटते हैं। तो साथियों जो एक्स अक्ष होते हैं, देखना यहाँ पे ये आपका कार्तीय तल होता है, ये तल होता है, इसे हम लोग वाई कहते हैं, ये माइनस वाई होता है, ये एक्स होता है, ये माइनस का एक्स होता है, ठीक है। तो ये कितने बराबर भागों में बांटता है, ये 4 बराबर भागों में बांट देता है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा, हम लोग का 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी नंबर। अगला प्रश्न 28 में कह रहे हैं कार्तीय तल में ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या कहते हैं। तो देखो ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं, यानी कि ऑप्शन हम लोग को क्या हो जाएगा, तो सर बी नंबर हम लोग का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो कह रहा है कि एक्स अक्ष क्या कहलाता है। तो जो एक्स अक्ष है साथियों वो हम लोग कहलाता है, एक्स अक्ष की बात करते हैं तो हम लोग का भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये ध्यान रखना। कह रहे कि कोटि इनमें से किसका मान है, ये नाम है कोटि, इसमें से किसका नाम है आपको ये बताना। अभी आपको हमने समझाया और बताया। देखो तो कोटि को क्या कहते हैं हम लोग, एक्स वाई अक्ष कहते हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। अगला कह रहा है कि इनमें से किसकी लंबाई नहीं होती है। तो देखो बिंदु की जो है वह लंबाई थोड़ी ना होती है। मान लो कि यहाँ पे हमने एक बिंदु दे दी, अभी देखो फट गया, बिंदु दे दी, तो बिंदु की कोई लंबाई ना चौड़ाई होती है ना ऊंचाई होती है ना, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है 32 नंबर, इनमें किसकी लंबाई सीमित होती है। देखो सीमित की बात है कि लंबाई जो है, जिसकी लंबाई सीमित हो, तो सीमित किसकी होगी, तो रेखाखंड जो है उसकी लंबाई हम लोग की क्या होती है सर, सीमित होती है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा क्या चीज, बी नंबर होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, तीर का सिंबल नहीं दिया गया होता है, इस तरीके से बिंदु रहता है, ये आपका रेखाखंड होता है, ठीक है। चलो और इसमें तीर दे दिया जाता है तो रेखा हो जाता है, और इसमें केवल एक जगह तीर दिया जाता है, एक छोर निश्चित एक छोर अनिश्चित होता है, उसे हम लोग किरण कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। चलो अगला प्रश्न कह रहा है 34 नंबर, इसमें किसकी लंबाई सबसे अधिक होती है। अब देखो इसमें से बिंदु की, किरण की, या फिर रेखाखंड की, या फिर रेखा की। तो देखो ना ध्यान से, 34 नंबर का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इस ये जो रेखा होती है ना, ये दोनों तरफ आपका ये तीर रहती है, ठीक है। ओके, तो ये दोनों तरफ बढ़ सकता है, यानी कि ये लिमिट नहीं है इसका, ये अधिक हो सकती है, सबसे अधिक हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड की कितनी अभिधारणाएं हैं। तो जो यूक्लिड जी हैं उनकी लगभग जो है वो 5 अवधारणाएं हैं, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, हम लोग का बी नंबर हो जाएगा, बिल्कुल ही सही जवाब। अगले देखो अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है यहाँ पे 36 नंबर कि इनमें कौन बराबर होते हैं। बराबर, इसमें देखो बराबर कौन होते हैं, तो साथियों एक सभी समकोण, सभी न्यून कोण, सभी अधिक कोण, या फिर सभी वृद्ध कोण। तो देखिए सभी समकोण जो होता है ये आपस में बराबर होते हैं, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर ए नंबर। अगला है कि 2 कोटि पूरक कोणों का योगफल क्या होता है, या योग क्या होता है। देखो कोटि पूरक, तो कोटि पूरक का साथियों होता है 90 डिग्री, यह ध्यान दे करके रखना, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर सी नंबर। अगला है हम सभी का कि 2 समपूरक कोणों का योग क्या होता है। समपूरक क्या होता है, 180 डिग्री के रूप में होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, डी नंबर आपका सही जवाब होगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की ओर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तल में किसी बिंदु पर कुल कितने समकोण बनते हैं। तल में किसी बिंदु पर कुल कितने जो समकोण बनते हैं, तो वो साथियों समकोण बनते हैं आप सभी के लगभग 4 बनते हैं, ठीक है, ऑप्शन आपका बी। अगला प्रश्न हम लोगों का कहा गया है, ध्यान देना, प्रश्न है कि 2 समानांतर रेखाएं कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। 2 समानांतर रेखाएं, तो भाई साहब 2 जब समानांतर रेखाएं हैं इस तरीके से, तो ये कहीं प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी, यानी कि ये 0 होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा। चलो आगे बात करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया, जल्दी से फटाफट से कर दो, और कमेंट करके बताओ कि क्लास कैसा लग रहा है, आपको वीडियो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, क्योंकि आज पेपर को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, डिजिटल बोर्ड लेकर के नहीं कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा आपको अनुभव हो, ऐसा लगे कि आप पेपर में एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं और आप उस तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है, तो मजा आ रहा होगा। चलो आगे बात करते हैं। अगला है कि 70 डिग्री का कोटि पूरक इनमें से कौन है। अब देखो 70 डिग्री कोटि पूरक कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 70 में कितना जोड़ेंगे ताकि 90 हो जाएगा, तो 20 डिग्री, यानी ऑप्शन हो जाएगा सर हम लोग का बी नंबर, बिल्कुल ही सही जवाब, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम लोगों का कह रहा है कि यहाँ पे 70 का समपूरक कोण आप कह रहे हैं। अब 70 का समपूरक यानी कि समपूरक 180 का होता है। अब 180 में कितना जोड़ेंगे ताकि 70 में कितना जोड़ेंगे ताकि 180 हो जाएगा, तो सर कहेंगे 110 अगर जोड़ते हैं तुम लोग का 180 आ जाएगा, यानी कि 110 इसका राइट जवाब हो जाएगा। तो कितनी आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल
आधार और ऊंचाई के गुणनफल का कितना गुना होता है। देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है आधार और ऊंचाई के 1/2 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की यदि हम बात करते हैं, देखो अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पे है, ध्यान देना। 44वां प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 गुणे भुजा स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर का कितना गुना होता है। ये तो काफी इजी क्वेश्चन है, आप सभी बच्चे बता सकते हैं। तो ये होता है 1/4 गुना होता है ना। चलो √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है ना, तो वही 1/4 गुना होता है, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। अगले हम प्रश्न की बात करते हैं कि हीरोइन का सूत्र या हीरोइन का सूत्र ये होता है ना, हीरोइन का सूत्र का क्षेत्रफल निकालता है। देखो वृत्त, वर्ग, त्रिभुज या किसका, तो आप सभी जानते हैं कि इससे आपको निकलता है, किसका निकलता है साथियों, फटाफट से नीचे कमेंट कर बताओ कि ये त्रिभुज का निकलता है, यानी ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाएगा। अगला है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी में s क्या होता है, तो s जो होता है वो हम लोग का अर्ध परिमाप होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते कह रहे हैं कि यदि त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ ऑप्शन नंबर सी नंबर नहीं दिया गया था, हालांकि रूट इसका क्या हो जाएगा सर 3 हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा इसका सी नंबर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोग का कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी भुजा जो होगी हम लोग को सिंपल सा उसकी भुजा बता देनी है, ठीक है। तो 48 नंबर प्रश्न का इसकी भुजा निकल के आएगी, सिंपल सा हम लोग को 4 निकल के आएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है, तो उसका आधार क्या होगा। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे, देखो ध्यान से, क्या होता है हम लोग का 1/2 गुणे आधार गुण ऊंचाई होता है, तो आधार को हम लोग क्या मान लेते हैं, आधार निकालना ही है ना, आधार निकालना है तो उसको b मान लेते हैं, और इसको हम लोग मान लेते हैं ऊंचाई h दिया है तो h को हम लोग 15 दिया है मान लेते हैं, बराबर कितना है सर 150 है, ठीक है। 150 हम लोग को देखो दिया गया है। अब देखो 15 1 में b में 15 से गुणा करके तो 15b हो जाएगा, 15b बटा क्या उतना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 150। इसके नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे, तिरिये गुणा करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे इसलिए हम सॉल्व नहीं करेंगे ताकि स्पेस नहीं बच रहा है, ठीक है। अभी मत करने के साथ सॉल्व करके कुछ क्वेश्चन, वैसे तो सारा क्वेश्चन आपको केवल फार्मूला सही था, बस 1 ही 2 क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो इसको तिरिये गुणा करोगे तो 15b हो जाएगा, और बराबर क्या, देखो 150 में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब देखो अब b बराबर क्या हो जाएगा सर, कटा दो 300 में भाग दे दो 15 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 15 हाँ 300 होता है, यानी कि हो जाएगा 20, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, आधार का वैल्यू जो होगा 20 होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न कह रहा है 50 नंबर के आधार गुण ऊंचाई से किसका क्षेत्रफल प्राप्त होता है। तो उसको आप सभी जानते हैं कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणा ऊंचाई होता है। इसमें ज्यादा कुछ सिंपल एकदम पेपर सिंपल है, इसको कुछ नहीं किया गया, बस इसमें आपको सिंपल सा बस फॉर्मूला के टाइप से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अगला प्रश्न कह रहा हूं सही का कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल विकर्णों की गुणनफल का कितना गुना होता है। ये देखो बनाओगे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, बस याद करके रखना कि 2 गुना होता है। कितना होता है 2 गुना होता है, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सर आपका ए नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज का आधार अगर b है और ऊंचाई h हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है। देखो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो आधार गुणे ऊंचाई होता है, बट यहाँ पे कहीं दिया ही नहीं है, यहाँ पे 2bs दिया है, 3bs दिया है, 4bs, इसमें से ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। चलो अगला है कि एक समषष्टभुज की एक भुजा अगर 4 सेंटीमीटर हो तो उसका जो क्षेत्रफल जो होगा वह क्या होगा। तो देखो इसका समषष्टभुज की अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला होता है 6√3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। अब भुजा का बदले कितना दिया 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर कितना होगा 4 चौका 16 होगा। अब 4 से कटा दो तो 4 चौका ये 4 चौका 16 होता है। देखो 6 में 4 से गुणा कर हो जाएगा 24 और √3 यानी कि 24√3। आपका 24√3 कहाँ पे ऑप्शन है सर सी नंबर में है। अगला है देखो ध्यान से, अपवर्जी विधि में वर्ग अंतराल 20 से 35 की लंबाई क्या होती है। अब देखो अपवर्जी विधि भी आपको करना कुछ क्यों है कि ये अधिकतम मान है ये न्यूनतम मान है, इसमें से बेसिस को घटा यानी कि 20 का अंतर आपको बता देना, बस लंबाई का मतलब ये ही समझो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा सर 20 में 15 के बीच की 20 में अंतर कितने की 15 की है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सर 35 में अंतर कितने की है 20 और 35 में 15 की, यानी ऑप्शन हो जाएगा ये नंबर। अगला प्रश्न कह रहा है हम लोगों का कि वर्ग अंतराल 15 और 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। अब देखो वर्ग चिन्ह क्या होता है, यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल, देखो इसमें से क्या करो अधिकतम ऐसे न्यूनतम घटा दो, यानी कि 15 और 25 के बीच का अंतर कितना है, यानी कि 25 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा सर 10 बचेगा, यानी कि ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन कहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर। अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से करिए, फटाफट से करिए। अब काफी कम ही क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर आपको सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन दिखा देते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि
अंतिव्यापी विधि में वर्ग अंतराल 11 से 20 की लंबाई क्या होती है? देखो अंतिव्यापी, अगर अंतिव्यापी में पूछता है तो क्या करते हैं, इन दोनों के बीच के पहले अंतर निकालते हैं और उसमें 1 जोड़ लेते हैं। तो 11 और 20 में अंतर कितना का? 9 का है। 9 में 1 जोड़ देंगे, हो जाएगा 10, यानी ऑप्शन होगा ए। देखो अंतिव्यापी पूछा है ना, अंतिव्यापी। अगला है कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का दूसरा नाम क्या है? देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी हमको कंफ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। कह रहे कि वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु का दूसरा नाम। वैसे तो वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु को हम लोग माध्य कहते हैं, बट यहाँ पे माध्य दिया नहीं है, दूसरा नाम पूछ रहा है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हम छोड़ते हैं, और आप लोग अगर पता हो तो बता दीजिएगा, नहीं तो इसका ऑप्शन आपका डी ही होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न ये 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30 किस प्रकार का वर्ग अंतराल? अब ध्यान से देखोगे, 1 से 10 है और 10 के बाद 10 20 नहीं है, 11 20 है, यानी कि ये एक समान नहीं है, अलग अलग है। यानी क्या है, यह अंतिव्यापी है। क्या है, देखो 1 के बाद 10 है और 10 में 1 जोड़े हैं तो 11 आया है, फिर 11 से 20 है, 20 में 1 जोड़े हैं तो 21 आया है। तो इस तरीके से आपका है, तो यह हो जाएगा आपका अंतिव्यापी। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़े 8, 12, 18, 3, 10, 21 का परिसर क्या? परिसर क्या होता है? ये अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान होता है। तो अधिकतम मान क्या है सर? 21 ही है, और न्यूनतम क्या है सर? 3 है। तो 21 में आप 3 घटा दो, कितना बचेगा सर? आपका 18 बचेगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा सर? डी नंबर हो जाएगा। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में, साथियों में जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर कर दिए, फैला दीजिए फटाफट से। चलिए अगला प्रश्न है, और लाइक करके सभी बच्चे जाइएगा जरूर, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। अगला है कि आंकड़े 3, 5, 8, 5, 2, 3, 7, 3, 2 में किसकी बारंबारता सबसे अधिक है? यानी कि यहाँ पे बारंबारता क्या होगी, यानी कि सबसे ज्यादा कौन अंक आया है? तो देखो यहाँ पे 3 देखो कितने बार है, 1, 2 और 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है सर? 2 बार ही आया है। 8 कितनी बार? 1 बार आया है। 2 कितनी बार आया सर? 2 ही बार आया है, यानी कि 3 सबसे ज्यादा बार आया है, इसलिए आपका 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब इस पेपर में देख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो साथियों, और इसको बता देते हैं कैसे इसका पीडीएफ वगैरह भी मिलेगा, तो ध्यान देना। देखना इसका क्या चीज है, ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि 0.234 पे रैंकिंग है, को पी बटा क्यू ग्रुप में कैसे लिखा जा सकता है? 5 और 6 के पी, 5 परिवेश संख्या को लिखो, 5.6 के संख्या को रेखा पर दर्शाइए, संख्या रेखा पर 3.4 और 3.8 के बीच 2 अपरिमेय संख्या को आपको दर्शाइए। अगर इसका सब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट करो, जितना ज्यादा कमेंट आएगा, लाइक आएगा, मैं जल्दी से बना दूंगा, ठीक है। चलो तो जल्दी से ये देख सकते हो साथियों, ये आपका क्वेश्चन कितना जबरदस्त और लाजवाब क्वेश्चन पूछा गया है, फटाफट से, है ना, इसको फटाफट से कर लो। ओके साथियों, तो जल्दी से, और मिलते हैं अगले वाले नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए, इसी तरीके से सभी पेपर के साथ। वैसे तो बहुत सारे पेपर जो आपका बीत चुका है, समाप्त हो चुका है, हम डेली एक को लेकर के आ ही रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो डाउट जो दिक्कत है आप हमें बता दीजिएगा।